नमस्कार। आइए आज हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः 9 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पांचवा इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे उष्मा अभिक्रिया कहते हैं। छठा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसे अभिक्रिया कहते हैं। सातवां प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, जिसे अवक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आठवां है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और नौवां है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स या अपचयन। अब आगे समझते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझ सकते हैं, यदि कोई पदार्थ ए है और एक दूसरा पदार्थ बी है, तो दोनों जुड़कर ए बी एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जांपल से समझते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है या रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ देख सकते हैं दो पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड और H2O पानी, दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। और एक बात और, आप जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। हम और आगे समझ सकते हैं। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा H2O यानी पानी का निर्माण करता है। हम देखे होंगे घरों में सफेदी करने के लिए चूना लाई जाती है और उस चूना को पानी में मिला जाता है, और जब पानी में मिला जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चूना कैल्शियम ऑक्साइड होती है। जब इस चूना को सफेदी करी जाती है दीवारों में, तो ये चूना वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है और H2O बनाती है, जो उड़ जाती है। हम देखे होंगे जब भी दीवारों पर सफेदी करी जाती है, तो उस समय दीवार कम चमकीला होता है, और जब वो सफेदी सूख जाती है उस समय वो चमकीला हो जाता है, क्योंकि इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवार चमकीला हो जाती है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। आप देख सकते हैं यहाँ दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। हम और आगे समझ सकते हैं, जब H2O2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो H2O का निर्माण करता है। यहाँ भी दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। हम और आगे देख सकते हैं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, और यहाँ पे दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। इसलिए सारे उदाहरण संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करती है। अब यहाँ देख सकते हैं दो अभिकारक मिलकर एकल अभिकारक का निर्माण कर रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है। और भी आगे समझ सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर यानी पानी के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, जो एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन
अभिक्रिया भी कहते हैं। और वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी कि ब्रेक डाउन। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे उष्मा वियोजन अभिक्रिया, दूसरा है विद्युत वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अर्थात वियोजन अभिक्रिया को तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला उष्मा वियोजन अभिक्रिया, दूसरा विद्युत वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अब समझेंगे उष्मा वियोजन अभिक्रिया। वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के टूटने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उष्मा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दी जाती है तो यह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यहाँ देख सकते हैं एक पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर दो पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रही है, यानी कि नया पदार्थ बना रही है। आगे भी समझ सकते हैं लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को उष्मा दी जाती है यानी गर्म की जाती है तो लेड नाइट्रेट टूटकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ एक पदार्थ लेड नाइट्रेट टूटकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस बना रही है। यहाँ एक पदार्थ टूटकर यहाँ एक पदार्थ टूटकर तीन नए पदार्थ का निर्माण कर रही है। आगे भी समझ सकते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब उष्मा दी जाती है यानी गर्म की जाती है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेरस सल्फेट एक पदार्थ है जो टूटकर तीन नए पदार्थ का निर्माण कर रही है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक छोटी सी बात, जब आयरन की संयोजकता 2 होती है तब इसे फेरस कहते हैं, तथा जब आयरन की संयोजकता 3 होता है तब इसे हम फेरिक कहते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आयरन की संयोजकता 2 है, इसी कारण इसे हम फेरस कह रहे हैं, और यहाँ पे आयरन की संयोजकता 3 है, इसलिए हम इसे फेरिक कहते हैं। हम जानते हैं और आगे समझ सकते हैं आयरन की संयोजकता यहाँ पे 2 है और सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, और दोनों जब एक दूसरे से क्रॉस हो गए तो दोनों की संयोजकता कट गई और क्या बना, फेरस सल्फेट। इसी तरह हम समझ सकते हैं यहाँ पे आयरन की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, हम पहले से ही जानते हैं। और यहाँ पे जब एक दूसरे से संयोजकता क्रॉस होगा तो यहाँ पे Fe2O3 बनाएगा, इसलिए ये Fe2O3 बनाएगा, यानी कि Fe2O3 फेरिक। अब आगे समझेंगे पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म की जाती है तो हमेशा पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पदार्थ पोटेशियम क्लोरेट है जिसे तोड़कर हम 2 नए पदार्थ बना रहे हैं, यानी कि ये वियोजन अभिक्रिया है और उष्मा वियोजन अभिक्रिया है। अब विद्युत वियोजन अभिक्रिया देखेंगे। अब विद्युत वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं, यानी कि वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत की सहायता से टूटता है या विद्युत की सहायता से घटित होता है,
उसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में सोडियम क्लोराइड, आप देख सकते हैं जब सोडियम क्लोराइड के विलयन से विद्युत धारा गुजारी जाती है तब सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाते हैं। उसी तरह जब एल्युमिनियम ऑक्साइड से जब विद्युत धारा गुजारी जाती है तब एल्युमिनियम ऑक्साइड टूटकर एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन गैस बनाती है। विद्युत धारा यहाँ पे बनाएगी एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करती है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ सोडियम और क्लोरीन का बना रहा है, उसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड भी टूटकर दो नए पदार्थ एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया है और प्रकाश वियोजन विद्युत वियोजन है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया है और विद्युत वियोजन अभिक्रिया है। एक महत्वपूर्ण बात हम नोट कर सकते हैं, धातु के ऑक्साइड तथा क्लोराइड के अयस्क से धातु को अलग करने के लिए विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं जितनी भी धातुएं जमीन से निकाली जाती है वो सारी धातुएं एस के रूप में होते हैं, और जो धातु ऑक्साइड या क्लोराइड से जुड़ा होता है या ऑक्साइड या क्लोराइड के रूप में होता है उसे अलग करने के लिए विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो हमेशा धातु के ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा इसलिए क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है इसलिए बना रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। आगे हम समझ सकते हैं जब धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु के क्लोराइड बनाता है। जब भी धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु के क्लोराइड बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जुड़कर मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है, एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ जुड़कर एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़कर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। जब भी धातु क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो धातु के क्लोराइड बनाएगा, और जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण करेगा। अब हम जल का विद्युत वियोजन देखेंगे। जब भी जल से यानी कि H2O से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो जल हमेशा H2 प्लस O2 अणु में टूट जाती है। समझते हैं पूरी प्रक्रिया के। एक मग लेकर उसके नीचे दो इलेक्ट्रोड को हम सेट करते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगी हुई और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगी हुई। इलेक्ट्रोड हमेशा जो होती है धातु या ग्रेफाइट की प्लेट होती है। इलेक्ट्रोड को उपयोग किसी विलयन से विद्युत धारा गुजारने में की जाती है। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर दो परख नली ए और बी रख लेते हैं और इस मग में हम H2O यानी कि पानी को भरते हैं, और ये पानी विद्युत धारा का सुचालक हो इसलिए हम इसमें H2SO4 की कुछ बिंदु मिला देंगे ताकि ये पानी विद्युत धारा का सुचालक हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं एक 6 वोल्ट की बैटरी लेते हैं और बैटरी के धन टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है उसे हम एनोड कहते हैं। बैटरी के धन टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा गया है उसे हम एनोड कहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटरी के धन टर्मिनल है और हम पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़े हुए, इसलिए ये इलेक्ट्रोड एनोड कहलाएगा। और बैटरी के ये ऋण टर्मिनल है और ऋण टर्मिनल से हम बैटरी के दूसरा इलेक्ट्रोड को जोड़े हुए हैं और ये कैथोड कहलाएगा। जब हम यहाँ स्विच देंगे, बैटरी का स्विच जब हम स्विच को देंगे
इस विलयन से विद्युत धारा, जब हम स्विच देंगे इस विलयन से विद्युत धारा गुजरने लगेगी और H2 प्लस O2 गैस में टूट जाएगी। हम जानते हैं कि H हाइड्रोजन जो होता है प्लस नेचर का होता है और ऑक्सीजन नेगेटिव नेचर का होता है। एनोड, चूंकि एनोड जो है वो पॉजिटिव नेचर का है और कैथोड नेगेटिव नेचर का है, इसीलिए ऑक्सीजन गैस एनोड परकनली में जमा हो जाएगी, यानी यहाँ पे ये O2 गैस देखेंगे, और हाइड्रोजन गैस कैथोड के परकनल में जमा हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को आकर्षित करता है। एनोड जो है वो पॉजिटिव का नेचर का है और ऑक्सीजन नेगेटिव नेचर का है, इसीलिए एनोड की तरफ ऑक्सीजन आएगी और कैथोड की तरफ हाइड्रोजन गैस जाएगी।